बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्यावियान और बाकी सभी ने अपने सामने मौजूद बैनसेंग पपेट्स को निपटा दिया था और इसके बाद स्यावियान बोधिसत्व ट्री के इल्यूजन में फंस गया था। लेकिन जल्दी ही बोधिसत्व सीड की हेल्प से वो इस इल्यूजन से बाहर आ जाता है और अब उसके सामने रियल बोधिसत्व ट्री दिखाई दे रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब उस बोधिसत्व एंसेंट ट्री से बहुत सारे लाइट क्लस्टर्स बाहर आते हैं जिनके अंदर जूनर, काइलिन और बाकी सभी लोग इल्यूजन में फंसे हुए दिखाई दे रहे थे। ये सब देख के स्यावियान बोलता है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? ये सुन के वो ट्री कांपता है और फिर उसमें से एक और बड़ा सा लाइट क्लस्टर बाहर आता है जिसमें वो बोधिसत्व एंसेंट ट्री दिखाई दे रहा था। लेकिन स्यावियान की नजर उसके पीछे खड़े एक ब्लैक फिगर पे थी। वो बस एक इमेज थी, लेकिन उससे निकलते ऑरा को सेंस करके स्यावियान भी कांप सा गया था। डोडी। इसके बाद उस ब्लैक फिगर ने बोधिसत्व ट्री पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था और उसके अटैक को रोकने के लिए उस पेड़ से पावरफुल एनर्जी वेव्स बाहर निकलने लगी थी। ये सब देख के स्यावियान और ज्यादा सॉफ्ट होता चला गया। लेकिन तभी इन दोनों की फाइट में एक और पावरफुल अटैक कहीं बाहर से आता है जो उस ब्लैक फिगर से जाके टकराया था और उस अटैक की पावर को सेंस करके पता लग रहा था कि वो अटैक भी किसी डोडी ने ही किया था। इन दोनों के अटैक से वो ब्लैक फिगर फाइनली फूट के बिखर गया था। लेकिन उस डोडी के फूटते ही उसका एक चिली ओरा हवा के साथ उस बोधिसत्व ट्री की तरफ चला गया, जिसके बाद उस बोधिसत्व ट्री से भी एक ब्लैक चिली ओरा फील होने लगा था। और अब ये बोधिसत्व ट्री वही सेम फीलिंग दे रहा था जो एंसेंट वेस्टलैंड रीजन वाला ट्री दे रहा था। फिर एक लाइट क्लस्टर स्यावियान के फोरहेड में चला जाता है और उस लाइट क्लस्टर में मौजूद नॉलेज स्यावियान को मिलती है, जिसके अकॉर्डिंग ये बोधिसत्व ट्री एंसेंट टाइम से ही नेचर में मौजूद है और हर 1000 साल में डोजी कॉन्टिनेंट में अपीयर होता है। लेकिन एक एलाइट डोडी ने उसको इंजर्ट कर दिया था और उसके नेगेटिव इमोशंस ने बोधिसत्व एंसेंट ट्री को करप्ट कर दिया। वो ब्लैक चिली और वही नेगेटिव इमोशंस हैं और ये सारा इविल इल्यूजन या वो पपेट्स सब कुछ उन्हीं नेगेटिव इमोशंस की वजह से हो रहा था। तो अब बोधिसत्व ट्री के पास दो स्पिरिट्स हैं, एक उस डोडी के नेगेटिव इमोशंस की इविल स्पिरिट और एक खुद बोधिसत्व एंसेंट ट्री की स्पिरिट। इसके बाद स्यावियान बोलता है, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं इस इविल स्पिरिट से छुटकारा पाने में? इसके बाद एक और लाइट क्लस्टर स्यावियान के फोरहेड में जाता है जिसमें बोधिसत्व ट्री ने बोला था बोधिसत्व सीड्स को यूज करो जिससे ये नेगेटिव इमोशंस खत्म हो जाएंगे। इसके बाद बहुत सारे ग्रीन लाइट में लिपटे बोधिसत्व सीड्स स्यावियान के सामने आ गए थे। इसके बाद स्यावियान एक सीड को लेता है और उसको रिफाइन करना स्टार्ट करता है। काफी टाइम बाद वो सीड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और फिर कुछ टाइम बाद एक रिफ्रेशिंग ग्रीन वेपर में कन्वर्ट होके उस ट्री में चला गया और ऐसा होते ही ब्लैक वेपर्स उस ट्री से बाहर निकली। लेकिन इस प्रोसेस में स्यावियान की डोजी बहुत ज्यादा खर्च हो रही थी और ये बात बोधिसत्व ट्री को भी पता लग गई थी। इसीलिए अब उस ट्री से प्योर एनर्जी की वेव्स बाहर आती हैं और स्यावियान की बॉडी में समाने लगती हैं। प्योर एनर्जी लगातार स्यावियान की बॉडी में बाढ़ की तरह भर रही थी, जिससे उसकी बॉडी से क्रैकलिंग साउंड निकल रही थी। इस पागलपन भरी एनर्जी के बौछार के नीचे स्यावियान ने महसूस किया कि उसकी बॉडी में मौजूद डोची जो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी अब पूरी तरह रिकवर हो गई है। इसके अलावा उसकी बॉडी में मौजूद डोची पहले से थोड़ी डेंस भी लग रही थी। कितना टेरिफाइंग बोधिसत्व एंसेंट ट्री है। अपनी बॉडी में बदलाव को महसूस करते हुए स्यावियान ने ठंडी सांस खींची। इस बोधिसत्व एंसेंट ट्री के अंदर मौजूद एनर्जी बेहद प्योर थी। इसे अब्जॉर्ब करने से पहले किसी रिफाइनमेंट की जरूरत नहीं थी। दूसरे शब्दों में यह बोधिसत्व एंसेंट ट्री एक कभी न खत्म होने वाले डोची फाउंटेन की तरह था। जब तक यह मौजूद है तब तक डोची खत्म होने की चिंता करने की जरूरत नहीं। बेशक ये सबसे डरावनी चीज नहीं थी। इस बोधिसत्व एंसेंट ट्री में एक अलग तरह की एबिलिटी भी मौजूद थी। एग्जाम्पल के लिए स्यावियान की बॉडी में स्टोर करने की एक फिक्स्ड कैपेसिटी थी, लेकिन बोधिसत्व एंसेंट ट्री ने इस फिक्स्ड कैपेसिटी को हल्का सा बढ़ा दिया था। दूसरे शब्दों में बोधिसत्व एंसेंट ट्री ने स्यावियान की बॉडी की डोची स्टोरेज को बढ़ा दिया था, साथ ही डोची को रिकवर करने में भी हेल्प की थी। ये एक बहुत पावरफुल एबिलिटी थी। अगर यह कैपेसिटी इसी तरह बढ़ती रही तो डोसेंग बोटलनेक, जिसे डोसेंग क्लास में ब्रेक थ्रो करने के लिए पार करना होता है, यह विशाल धारा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी इस लगातार एक्सपेंशन की वजह से। जब स्यावियान अपनी बॉडी में मौजूद पावरफुल डोची से चौंक रहा था उसी समय बोधिसत्व एंसेंट ट्री एक बार फिर हिला। उसने रसलिंग साउंड निकाली मानो स्यावियान को बोधिसत्व सीड्स को रिफाइन करने के लिए बोल रहा हो। यह हार्ड वर्क सच में थकाने वाला है। स्यावियान ने अपने दिल में इस रिफाइनमेंट की चुपचाप तारीफ की। अब वो और ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने तुरंत अपनी हेवनली फ्लेम बाहर निकाली
और एक बोधिसत्व सीड उसमें डाल दिया। अब वो अपनी डोची को लेकर कंजूसी नहीं कर रहा था। अब जब उसकी डोची पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाएगी तो बोधिसत्व एंसेंट ट्री उसकी भरपाई कर देगा। उसी समय उसे अलग से भी कुछ रिवार्ड भी मिलेगा। इन लुभावने फायदों को देखते हुए रिफाइनमेंट में थकावट तो स्वाभाविक रूप से मामूली बात थी। इस समय स्यावियन की बॉडी पूरी तरह से पावर से भरी हुई थी। फिर स्यावियन की हथेली एक कोल्ड्रोन में बदल गई। उसकी पावरफुल फ्लेम ने डरावना हाई टेम्परेचर फैलाया। साथ ही स्यावियन की बॉडी के अंदर की डोची चौंकाने वाली स्पीड से गायब होने लगी। लेकिन बोधिसत्व एंसेंट ट्री या डोची फाउंटेन की मदद से बिना किसी चिंता के वो डोची खर्च कर सकता था। एक बोधिसत्व सीड इस रिफाइनमेंट के कारण एक ताजगी भरी हवा की लहर में बदल गया। ये फ्लेम से उठकर उस ग्रीन ट्री में चला गया। उसी समय एक काले धुएं की लकीर फिर से गायब हो गई। जैसे ही बोधिसत्व एंसेंट ट्री ने काले धुएं को धीरे धीरे गायब होते महसूस किया, उसने खुशी भरी आवाज निकाली। उसकी ब्रांचेस लहराई और फिर प्योर और पावरफुल एनर्जी लगातार स्यावियन की बॉडी में भरती गई। पलक झपकते ही थका हुआ स्यावियन फिर से तरोताजा हो गया था। जब स्यावियन ने महसूस किया कि उसकी बॉडी फिर से और भी ज्यादा मजबूत डोची से भर गई है तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। इससे पहले कि बोधिसत्व एंसेंट ट्री उसे प्रोत्साहित करता, उसने एक और बोधिसत्व सीड पकड़ लिया और रिफाइनमेंट प्रोसेस जारी रखी। हरे रंग में ढकी हुई जगह एक ग्रेट लाइफ फोर्स से भरी हुई थी। इस स्थान में टाइम का कोई सटीक कॉन्सेप्ट नहीं था। स्यावियन केवल इतनी बात याद रख पाया कि बोधिसत्व एंसेंट ट्री ने उसकी डोची को 28 बार रिकवर होने में मदद की थी। पहली बैच के बोधिसत्व एंसेंट सीड्स को उसने पूरी तरह रिफाइन कर लिया था, लेकिन इन बोधिसत्व एंसेंट सीड्स ने एंसेंट ट्री के भीतर के नेगेटिव इमोशंस को पूरी तरह दूर नहीं किया। इसलिए जब दर्जनों बोधिसत्व सीड्स फिर से बोधिसत्व एंसेंट ट्री से बाहर उड़ के आए तो स्यावियन अपनी कामरेस बनाए रखने में सक्षम था। इतने सारे बोधिसत्व सीड्स रिफाइन करने के बाद ये रेयर ऑब्जेक्ट्स जिन पर कोई भी आउटसाइडर पागल हो जाता, स्यावियन के लिए अब नॉर्मल सी चीज बन गए थे। इतने सारे बोधिसत्व सीड्स रिफाइन करने के बाद स्यावियन को काफी फायदे भी मिले। उसके शरीर में खर्च हुई डोची पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी थी। इस तरह की रिफाइनमेंट जारी रही। स्यावियन ने कभी रेस्ट की मांग नहीं की। इसके बजाय रिफाइनमेंट उसकी रूटीन बन चुकी थी। वो एक बोधिसत्व सीड उठाता और रिफाइन करता। उसके बाद एक ताजगी भरी हवा की लहर बोधिसत्व एंसेंट ट्री में प्रवेश करती। फिर वो एक और बोधिसत्व सीड उठा लेता। यह साइकिल बार बार दोहराई जाती रही और एक पल के लिए भी नहीं रुकी। यह साइकिल कितने टाइम तक चली कोई नहीं जानता। कुछ टाइम बाद स्यावियन ने अपना हाथ बढ़ा के एक बोधिसत्व सीड पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पकड़ में सिर्फ खाली हवा आई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सामने मौजूद सभी बोधिसत्व सीड्स रिफाइन कर लिए हैं। स्यावियन ने खाली पकड़ पे सिर हिलाया। उसकी निगाहें सामने खड़े बोधिसत्व एंसेंट ट्री पर जा टिकी। संयोग से उसने देखा कि एंसेंट ट्री से एक काले धुएं की लकीर धीरे धीरे रिस रही थी और फाइनली वो धुआं कुछ भी बने बिना गायब हो गया। उस काले धुएं के गायब होने के बाद बोधिसत्व एंसेंट ट्री ने अचानक बजिंग साउंड निकाली। हरी रोशनी उमड़ पड़ी और पेड़ के तने से कई चकाचौंध भरी किरणें फूटी। वे फैल गईं और पहले से मौजूद लाइफ फोर्स को और भी ज्यादा डेंस बना दिया। क्या ये पूरी तरह से हट चुका है? स्यावियन ने बोधिसत्व एंसेंट ट्री की ओर देखा। इस टाइम बोधिसत्व एंसेंट ट्री निसंदेह पहले से कहीं ज्यादा ग्रीन हो गया था। इसके अलावा उससे हल्की से निकलने वाली डार्क चिल भी गायब हो चुकी थी। मौजूदा बोधिसत्व एंसेंट ट्री एक शांतिपूर्ण, डिवाइन और इंटेलिजेंट रहस्य में एहसास दे रहा था। एंसेंट ट्री की एक ब्रांच धीरे धीरे बाहर निकली। वह मानो इंसान का हाथ हो। इस तरह उसने स्यावियन के सिर को सहलाया। स्यावियन उस ब्रांच से खुशी की भावना को महसूस कर सकता था। यह अच्छा है कि नेगेटिव इमोशंस पूरी तरह हट चुके हैं। स्यावियन भी मुस्कुराया। उसने भी बोधिसत्व एंसेंट ट्री की ब्रांच को थपथपाया। इसके बाद उसकी सोल से उत्पन्न होने वाली थकान अचानक उमड़ पड़ी, जिससे उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। उसका सिर भी नीचे झुक गया। इस टाइम में बोधिसत्व सीड्स को रिफाइन करने से आई थकान वास्तव में बहुत ज्यादा थी। हालांकि बोधिसत्व एंसेंट ट्री ने उसकी एग्जॉस्टेड डोची को रिकवर करने में हेल्प की थी, लेकिन उसकी सोल की थकान इतनी आसानी से रिकवर नहीं हो सकती थी। अब जब स्यावियन फाइनली रिलैक्स्ड हुआ तो इस थकान ने स्यावियन को गहरी नींद में ढकेल दिया। जैसे ही बोधिसत्व एंसेंट ट्री ने स्यावियन को झुककर नींद में जाते देखा, उसने एक असामान्य साउंड निकाली। उसकी बॉडी से तुरंत एमराल्ड लाइट फूटी। ये रोशनी अनगिनत हाथों में बदल गई, जिसने स्यावियन के बैठे हुए शरीर को खींच लिया। जिस पल दोनों का संपर्क हुआ, पेड़ की बॉडी पर कई रिपल्स उठे और स्यावियन धीरे धीरे उसके साथ मर्ज हो गया। वह मानो एक स्टैचू बन गया जो पेड़ के सेंटर में बैठा रहा बिना हिले डुले।
जैसे ही स्याव्यन को बोधिसत्व एंसेंट ट्री ने अपने अंदर खींचा, बोधिसत्व एंसेंट ट्री ने अपनी शाखाएं हिलाना शुरू कर दी। अजीबोगरीब रिपल्स की वेव्स चारों तरफ फैल गईं और वहां कई सारे स्पेशल होल्स बन गए। फिर अनगिनत इंजर्ड लोग बाहर फेंके गए। हैरानी की बात ये थी कि ये वही लोग थे जो स्याव्यन के साथ बोधिसत्व एंसेंट ट्री में गए थे। जूनर का ग्रुप भी उनमें शामिल था। अचानक इस अजीब सी जगह पे प्रकट होते ही सबके चेहरों के भाव बदल गए। कई लोगों के चेहरे पे अब भी डर साफ झलक रहा था। अब उन्हें समझ आया कि उन्होंने पहले जो कुछ भी अनुभव किया था वो सब बस इल्यूजन था। क्या डरावना बोधिसत्व एंसेंट ट्री है। यहाँ तक कि जूनर और हुयू जैसे पावरफुल लोग भी इस पल अपने कामनेस कायम नहीं रख पाए। उन्होंने पहले का इल्यूजन याद किया और ये सोच के ही उनकी बॉडी से ठंडा पसीना बहने लगा। अगर ये अचानक बदलाव न हुआ होता तो वो हमेशा के लिए उसी इल्यूजन में फंसे रह जाते। धीरे धीरे सभी ने खुद को संभाला। तभी उन्होंने अपने दिल के शौक को दबाया और इस मिस्टीरियस जगह को देखना शुरू किया जो धड़कती हुई लाइफ फोर्स से भरी हुई थी। बोधिसत्व एंसेंट ट्री। ये स्थान बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए कई जोड़ी आंखें उस जेड जैसे एंसेंट ट्री पर जा टिकी जो बीच में खड़ा हुआ था। लोगों के मुंह से अचानक एक शॉक्ड आवाज निकली। पहले इल्यूजन का अनुभव करने के बाद वो इस एंसेंट ट्री से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इल्यूजन में मरने से अधिक दुखद और त्रासदीपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। सभी की नजरें बोधिसत्व एंसेंट ट्री पे टिकी थी। कुछ देर बाद जूनर ने पेड़ के तने में एक दुबले फिगर को पहचाना और उसको पहचान के उसका चेहरा अचानक बदल गया। स्याव्यान। बाकी लोगों ने भी वही देखा जो जूनर ने देखा था। जूनर के एक्सप्रेशंस बदलते ही सबके चेहरों के एक्सप्रेशंस भी बदल गए थे। जूनर, लापरवाही मत करो, ये शायद एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्याव्यान के लिए। गुचिंग ने जूनर का हाथ पकड़कर सीरियस आवाज में याद दिलाया। गुचिंग की बात सुनकर ही जूनर होश में आई। उसने ठीक से अपनी बोधिसत्व एंसेंट ट्री से जुड़ी यादों को याद किया। एक पल बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। कुछ एंसेंट बुक्स के अनुसार बोधिसत्व एंसेंट ट्री के पास 3 ट्रीजर्स थे। पहला था बोधिसत्व हर्ट, दूसरा था बोधिसत्व सीड और तीसरा था बोधिसत्व एंसेंट ट्री के जरिए दुनिया के नेचर को कॉम्प्रहेंड करना, मतलब बोधिसत्व एनलाइटमेंट। पहले 2 ट्रीजर्स को समझना मुश्किल नहीं था, दोनों टेंजिबल चीजें थी जब बोधिसत्व एंसेंट ट्री के पास थी। हालांकि तीसरा थोड़ा अस्पष्ट और काल्पनिक था। बोधिसत्व एंसेंट ट्री को नॉलेज रीइंकार्नेशन ट्री कहा जाता था। कहा जाता था कि इसमें एक मिस्टीरियस एनर्जी थी जो किसी को 100 बार रीइंकार्नेशन का अनुभव करा सकता है। जो लोग ऐसे पुनर्जन्मों से गुजर चुके थे उनके बारे में अफवाह थी कि वो लोग डोडी क्लास तक पहुंच सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक अफवाह थी, फिर भी असंख्य एक्सपर्ट इस धुंधली अफवाह की वजह से पागल हो गए थे, क्योंकि डोडी वो लास्ट लेवल था जो केवल लीजेंड्स में ही मौजूद था। इस लाइफ फील्ड जगह में मौजूद हर एक जोड़ी आंखें स्याव्यान पर टिकी थी जिसे एंसेंट ट्री ने अपनी गोद में लिया हुआ था। उनकी आंखों में लालच झलक रहा था। जो लोग यहाँ तक पहुंचे थे उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन 3 बोधिसत्व ट्रीजर्स के बारे में सुना था। जो बोधिसत्व एंसेंट ट्री के नीचे मेडिटेशन था वो भले ही अस्पष्ट और पकड़ में न आने वाला लगे, लेकिन इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली पोटेंशियल इतनी बड़ी थी कि कोई भी इसके लिए पागल हो सकता था। ये लड़का पहले ही ऐसा फायदा कैसे उठा गया। ज्यू फैंग का चेहरा अंधकार में हो गया। उसका नेचर जैसा भी था फिर भी वो अपने दिल में उठी जलन को दबा नहीं सका। वो चाहता था कि ये बड़े फायदे किसी को भी मिले, पर उस इंसान को नहीं जिसे वो नापसंद करता है। हुयू के चेहरे पर आमतौर पर टिकी रहने वाली गर्म मुस्कान भी ज्यू फैंग के जैसे ही अचानक फीकी पड़ गई। उसकी उंगलियां लगातार एक दूसरे से रगड़ नहीं थी। साफ था कि उसके दिल की भावनाएं उतनी शांत नहीं थी जितनी वो बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहा था। कोई भी इंसान इतना बड़ा पोटेंशियल खो के काम नहीं रह सकता था। काश मुझे पहले ही अंदाजा होता तो मैंने बाहर स्पेशल जेट टोकन का इस्तेमाल करके क्लैंस के एक्सपर्ट्स को बुला लिया होता। इस पल हुयू के दिल में पछतावा साफ साफ झलक रहा था। अगर उसे ये डर न होता कि गोकलन के एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं तो वो 20 टाइट से स्याव्यान के बाहर निकलते ही स्पेशल जेट टोकन तोड़ के हुक्लैन के एक्सपर्ट्स को बुला लेता और स्याव्यान को वहीं मार देता। लेकिन स्याव्यान गोकलैन के साथ था, इसलिए हुयू उस पर जबरदस्ती अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि हुयू ये जानता था कि गोकलैन के लोगों के पास भी स्पेशल जेट टोकन है जिससे वो अपने क्लैन के एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं। अगर वो पेड़ के बाहर आपस में उलझ जाते तो एंड में बाकी सब लोग इसका फायदा उठा लेते। अब जाके हुयू के दिल में पछतावा उमड़ा, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी।
ये जगह एक क्रिएटेड रैल्म था जहाँ स्पेशल रिपल पैदा करना संभव नहीं था, इसीलिए वो हुक्लैन के एक्सपर्ट्स को नहीं बुला सकता था। हुयू की आंखें चमक उठी। उसने अचानक जू फेंग की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में डार्क चिल महसूस की। उनकी ठोड़ी हल्के से झुकी, इतना मामूली की बाकी किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। उनकी ठोड़ी झुकते ही हुयू और जू फेंग अचानक हरकत में आ गए। वो दो ब्लैक लाइट्स में बदल के इतनी स्पीड से बोधिसत्व एंसेंट ट्री के नीचे आ पहुंचे कि कोई भी रिएक्शन नहीं दे पाया। दोनों ने अपनी बॉडी में मौजूद डोबची को सर्कुलेट किया और फिर स्याव्यान पे अटैक कर दिया, जिसे ट्री ने अपनी गोद में बैठाया हुआ था। देखने से ही लग रहा था कि वो स्याव्यान को उसकी गहरी नींद से जबरदस्ती जगाना चाहते हैं। हुयू, तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई? जैसे ही जूनियर के ग्रुप ने उनकी हरकतों को देखा, उनके चेहरों के हाव भाव बदल गए। गोल्डन फ्लेम से जूनियर के सामने दो हैंड प्रिंट्स तेजी से बने और बिजली की स्पीड से हुयू और जू फेंग की ओर बढ़ गए, लेकिन दोनों ने जूनियर के हमले की परवाह नहीं की। उनके हाथों में खतरनाक डोची चमक रही थी जब उन्होंने बोधिसत्व एंसेंट ट्री पे अपनी हथेलियां मारी। जब उनकी पाम विंड बोधिसत्व एंसेंट ट्री पे गिरी तो एक भारी सी आवाज गूंजी, लेकिन हुयू और जू फेंग के चेहरों पे मुस्कान उभर भी नहीं पाई थी कि अचानक उन्हें अपने हाथों से एक बहुत ज्यादा डरावनी पावर उमड़ती हुई महसूस हुई। हुयू और जू फेंग की आंखों में एकदम से शौक भर गया, क्योंकि इस फ्राइटनिंग रिटेलिएशन फोर्स ने उन्हें जकड़ लिया। उनके पास डोज करने का टाइम भी नहीं था। वो टेरिफाइंग फोर्स बेधड़क उनकी बॉडीज में घुस गई। उनकी सारी डोबची डिफेंसेस कोलैप्स हो गई और दोनों कटी हुई पतंग के जैसे पीछे उड़ते चले गए। उन्होंने हवा में एक आर्क बनाते हुए मुंह से ब्लड उगल दिया था। वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह गया जब उन्होंने हुयू और जू फेंग को एक झटके में हारते हुए देखा। सबकी नजरें तुरंत बोधिसत्व एंसेंट ट्री पे टिक गई, शौक से भरी हुई। ये चीज वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। जूनियर की सुंदर आंखें ध्यान से स्याव्यान पे टिकी हुई थी जो बोधिसत्व एंसेंट ट्री में था। उसने तभी राहत की सांस ली जब देखा कि स्याव्यान अब भी जागा नहीं है। उसकी ठंडी आंखें अचानक हुयू और जू फेंग की ओर मुड़ी और उनमें गोल्डन फ्लेम जल उठी। हुक्लैन और हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स ये देख के डर गए। वो जल्दी से हुयू और जू फेंग को संभालने लगे जो धीरे धीरे खड़े हो रहे थे। हालत देखकर लग रहा था कि जरा सी भी डिसएग्रीमेंट हुई तो बड़ी फाइट छिड़ जाएगी। जूनर, रैकलेस मत बनो। गोचिंग ने जूनर को रोक लिया। उसकी आंखें हुयू के ग्रुप की ओर अनफ्रेंडली नजर से देख रही थी। हुक्लैन और हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब क्लियरली कोऑपरेट कर रहे थे। अगर यहाँ पे ब्लडी बैटल शुरू हो जाती तो जीत हार का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह था कि अगर सच में लड़ाई हुई तो इतना बड़ा हंगामा होगा कि स्याव्यान अपनी कंडीशन से जाग सकता है। जूनर भी अपने दिल में गोचिंग की चिंता को समझ रही थी, इसलिए उसने धीरे धीरे सिर हिलाया और अपनी ठंडी नजरों को वापस खींच लिया। उसकी नजरें फिर स्याव्यान पे टिक गईं, जो ट्री में आंखें बंद करके बैठा था। हुयू और जू फेंग ने अपने मुंह से खून की लकीर पोंछी। उनकी आंखें स्याव्यान पर टिकी जो अब भी ट्री में एकदम शांत बैठा था। उनके चेहरों पर अंधेरा और गंभीरता उतर आई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दोनों के कंबाइंड अटैक के बावजूद वो उसे जगा नहीं पाए। हुयू गुस्से में बोलता है, लगता है बोधिसत्व एंसेंट ट्री खुद उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। आखिर इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? हुयू और जू फेंग साफ जानते थे कि रिटेलिएशन फोर्स अभी उसी बोधिसत्व एंसेंट ट्री ने अनलीज की थी, वरना सिर्फ स्याव्यान की स्ट्रेंथ से दोनों को रोकना इम्पॉसिबल था। लेकिन ये जानने के बाद भी वो पूरी तरह हेल्पलेस थे। अभी हुए इस एक्सचेंज के बाद वो समझ गए थे कि अगर यहाँ पे मौजूद सभी लोग मिल भी जाएं, तो भी वो इस ट्री की एक पत्ती तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दिल में कितनी भी जेलेसी हो, वो सिर्फ देख सकते थे, क्योंकि स्याव्यान को बोधिसत्व एंसेंट ट्री का प्रोटेक्शन मिला हुआ था। पूरा माहौल भारी और सीरियस हो गया जब हुयू और जू फेंग चुप हो गए। दो बड़े पक्ष अब भी एक दूसरे को घूर रहे थे। बाकी ग्रुप्स जो इन तीन फैक्शंस का हिस्सा नहीं थे, वो डर के मारे दूर खड़े हो गए थे और सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे थे। गोचिंग जूनियर से बोलता है, ये बोधिसत्व एंसेंट ट्री लगता है स्याव्यान से कुछ खास लगाव रखता है, वरना नॉर्मल सिचुएशन में स्याव्यान को भी इल्यूजन में फंसा होना चाहिए था। जूनियर ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, लगता है यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। मैंने कोशिश की थी, लेकिन जरा सी भी स्पेशल क्रैक क्लियर करना पॉसिबल नहीं हुआ। मुझे डर है कि हमें सिर्फ स्याव्यान के जागने का इंतजार करना पड़ेगा। गोचिंग ने सिर हिलाया। उसने भी कोशिश की थी। ये जगह इतनी ज्यादा फर्म थी कि उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी, लेकिन छोटी सी स्पेशल रिपल तक नहीं बनी। और स्पेस क्लियर करने की तो बात ही छोड़ दो। अब हम जो कर सकते हैं वो है वेट करना।
कम से कम इस जगह की लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा डेंस है, कुछ टाइम इंतजार करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। काइलिन ने इस वक्त अपनी बात रखी। सियावियन को छोड़कर जाना उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन इस दौरान हमें उन लोगों से सावधान रहना होगा। सबने धीरे धीरे सिर हिलाया। हुयू और उसका ग्रुप साफ तौर पे इल थॉट्स रखता था, भले ही वो सिर्फ एक अफवाह ही क्यों ना हो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सियावियन बोधिसत्व एंसेंट ट्री से री इनकारनेशन और नॉलेज हासिल करे। अगर इससे उसे डोडी क्लास तक पहुंचने की पोटेंशियल मिल गई तो उनके स्टांस के हिसाब से ये एक बड़ा डिजास्टर होता। इस मिस्टीरियस जगह में टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत ब्लरी था, कोई भी स्पेशल क्रैक बना के एस्केप नहीं कर पा रहा था। पहले वाले लाइफ लाइक इल्यूजन्स की वजह से हर किसी के दिल में अभी डर था, इसलिए कोई भी यहाँ ओपन होके वाइल्ड एक्ट करने की हिम्मत नहीं करता। भले ही ये थोड़ी बोरिंग जगह थी, लेकिन कम से कम रियल थी। अगर फिर से इल्यूजन में फंस जाते तो रियलिटी और इल्यूजन में फर्क करना इम्पॉसिबल होता। वो फीलिंग बेहद टेरिफाइंग थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हर कोई धीरे धीरे ट्रेनिंग स्टेट में चला गया। इस जगह की एनर्जी लाइफ फोर्स से भरी हुई थी। यह किसी के लिए भी नरिशमेंट की तरह थी, और अगर कोई इसे इंजरीज हील करने में यूज करता तो उसकी बॉडी की हिडन इंजरीज तक हील हो जाती। इसीलिए इंतजार करते करते सब ट्रेनिंग स्टेट में चले गए, और इस दौरान सभी को फायदा हुआ। धीरे धीरे लगभग एक महीना इस डल ट्रेनिंग में गुजर गया। बोधिसत्व एंसेंट ट्री ने इस पूरे महीने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई। सियावियन जो ट्री के अंदर बैठा था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई मॉस्किटो जाल में फ्रीज हो गया हो। वो हिला तक नहीं, यहाँ तक कि उसका ऑरा भी सबके सेंसेस से गायब हो चुका था। कई बार जूनियर का ग्रुप पैनिक महसूस करने लगा था। हालांकि वो शांत रह पाए, लेकिन बाकी लोगों का सब्र टूटने लगा। आखिरकार कोई भी हमेशा के लिए इस जगह में ट्रैप्ड रहना नहीं चाहता था। अगर ऐसा होता तो उनकी हालत एक प्रिजनर से अलग क्या होती। ये इरिटेशन पूरे 7 दिन तक चली। आखिरकार कुछ लोग इस मैडनेस को सहन नहीं कर पाए। उनकी आंखें लाल हो गई और वो बोधिसत्व एंसेंट ट्री से लड़ने के लिए रेडी हो गए। तभी उसी एंसेंट ट्री के भीतर बैठा ह्यूमन फिगर हल्का सा हिला। वो आंखें जो पूरे 1 महीने से बंद थी, अचानक धीरे धीरे खुली, और चारों तरफ सोग्ड नजरों ने ये नजारा देखा। इस स्पेस में जो लाइफ फोर्स से भरी हुई थी, अचानक फ्लक्चुएशंस हुई। जब बोधिसत्व एंसेंट ट्री के भीतर बैठा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, सभी की नजरें बोधिसत्व एंसेंट ट्री के भीतर उन डार्क ब्लैक आंखों पे टिक गई। उसी पल ऐसा लगा मानो सभी ने उस ओल्ड एक्सपीरियंस्ड एक्सप्रेशंस को देख लिया हो, जो दुनिया की हर चीज को समझता हो। ये फीलिंग उस इंसान के सोल के अंदर से आई थी, और इसे रेप्लिकेट करना असंभव था। सियावियन जूनियर ने सियावियन को देखा, जिसने आंखें खोल दी थी। उसकी सुंदर पीपल्स खुशी से भर गईं। इस इंसान की आंखें सच में दूसरों को पेनिट्रेट करती हैं। हुयू का ग्रुप एक दूसरे को ओर देखता है। उन्हें बाकी लोगों से अलग एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई। उनकी सेंसेस ने ऐसा महसूस किया जैसे उनकी सोल सियावियन दोबारा एक्सपोज हो गई हो। जब उसने उन्हें देखा, ये फीलिंग अनकंफर्टेबल थी। पूरी जगह पूरी तरह शांत हो गई। सबकी आंखें सियावियन पे टिक गई। वो अब भी बोधिसत्व एंसेंट ट्री में लिपटा हुआ था। उन्होंने केवल एंसेंट टेक्स्ट में पढ़ा था कि कुछ लोग बोधिसत्व एंसेंट ट्री के नीचे ट्रेन कर सकते हैं, इसलिए वो नहीं जानते थे कि इस ट्रेनिंग के बाद किसमें क्या बदलाव आता है। बोधिसत्व एंसेंट ट्री के नीचे सियावियन के चेहरे पे कंप्लीट लॉस का एक्सप्रेशन था। उसकी आंखें धीरे धीरे सब पर स्वैप कर रही थी। अंत में वो जूनियर के ग्रुप पे रुक गयी। उन आंखों में जो एक्सपीरियंस और एज से भरी थी, धीरे धीरे एक फैमिलियर चमक दिखने लगी। जूनियर, सियावियन ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। कुछ पल बाद एक आवाज धीरे धीरे बोधिसत्व एंसेंट ट्री से निकल के सब तक पहुंची। जिसने भी ये आवाज सुनी, उसके एक्सप्रेशंस अपने आप बदल गए। ये टोन पहले के सियावियन की टोन से बिल्कुल अलग थी, लेकिन जो ओल्ड और एक्सपीरियंस्ड एक्सप्रेशन सियावियन की आंखों में था, वो धीरे धीरे फेड हो गया, और फाइनली वो पूरी तरह से गायब हो गया। वो एक्सप्रेशंस पूरी तरह सियावियन के सोल में समा गए थे। कोई भी इसे डिटेक्ट तक नहीं कर सका। ओल्ड और एक्सपीरियंस्ड एक्सप्रेशंस के गायब होते ही सियावियन ने सिर हिलाया। उसने धीरे धीरे ग्रीन वेपर की एक सांस छोड़ी। इसके बाद वो बोधिसत्व एंसेंट ट्री से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे सभी की आंखों के सामने कदम बढ़ाया। मैं आखिरकार लौट आया। सियावियन ने बोधिसत्व एंसेंट ट्री से दूर चल के अपनी लेजी कवर स्ट्रेच की। उसकी क्लियर लाफ्टर ने जूनियर के ग्रुप को राहत की सांस दिलाई। शुक्र है, यह सियावियन की पुरानी आवाज थी। सियावियन, तुम ठीक हो? जूनियर जल्दी से आगे बढ़ी। उसकी सुंदर आंखें सियावियन पर घूम रही थी। हाँ, मैं ठीक हूँ।
सियायुआन ने सिर हिलाया। उसका हाथ अचानक जूनर के स्मूथ ब्लैक हेयर्स को छू गया और उसकी आंखों में डीप फीलिंग्स चमक उठी। दूसरों की नजरों में ऐसा लग रहा था जैसे उसने बस बोधिसत्व एंसेंट ट्री में एक मंथ बिताया हो, लेकिन वो जानता था कि उसकी सोल ने बोधिसत्व एंसेंट ट्री में ऑलरेडी 100 रीइंकार्नेशन का अनुभव कर लिया था। अगर उसकी मेंटल पावर पावरफुल नहीं होती तो वो उन रीइंकार्नेशन में खो जाता, लेकिन शुक्र है उसने सब एक्सपीरियंस फर्म हार्ट के साथ झेले और फाइनली लौट आया। 1 महीने में उसने इतनी सारी जिंदगियां और मौतें देखी कि डेंजर लेवल रियल डोसेंग से अलग नहीं था। जूनर ने सियायुआन की आंखों को देखा और पीछे नहीं हटी। वो जानती थी कि सियायुआन ने क्या एक्सपीरियंस किया है, लेकिन एक बात तो तय थी, इस 1 महीने की ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं थी जितना वो दिखा रहा था। और क्योंकि सियायुआन और ज्यादा नहीं बता रहा था, इसलिए उसने भी कोई सवाल नहीं किया। थैंक यू। सियायुआन ने सिर घुमाया। उसकी आंखें बोधिसत्व एंसेंट ट्री पे टिक गईं। बोधिसत्व एंसेंट ट्री, जिसने पूरे 1 महीने तक कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई थी, अचानक अपनी बॉडी को हिलाया और उसने सियायुआन का धन्यवाद सुना। ये चीज वाकई में इंटेलिजेंस रखती थी। तुम्हारा ओरा ऐसा लगता है कि इसे मैं भी पूरी तरह से देख नहीं पा रहा हूँ। क्या तुमने बैंसेंग क्लास को टच कर लिया है? गोचिंग आगे बढ़ा और सॉफ्टली पूछा। उसकी आवाज में डिसबिलीफ था, क्योंकि उसने सेंस किया था कि वो सियायुआन के ओरा को सेंस नहीं कर पा रहा था। ये फीलिंग कुछ एलाइट बैंसेंग भी कभी उसको नहीं दे पाए थे। ये इतना आसान कैसे हो सकता है? सियायुआन ने सिर हिलाया। वो गोचिंग से झूठ नहीं बोल रहा था। अभी वो बैंसेंग क्लास तक ब्रेक थ्रू नहीं किया था। वो सिर्फ 9th चेंज पीक डोजन था। बेशक 1 महीने में उसने ऐसा लेवल हासिल किया था जो दूसरों को 10 साल की ट्रेनिंग के बाद भी नहीं मिलता। ये स्पीड शॉकिंग थी, लेकिन सियायुआन समझता था कि दूसरों की नजर में 1 मंथ उसके लिए 1 सेंचुरी के बराबर था। उसने अपनी डोची को रिफाइन किया, रिपीटेडली कंप्रेस किया और केवल तभी उसकी डोची ने 9th चेंज कंप्लीट किया और ट्रू पीक ऑफ द डोजन क्लास तक पहुंच गई। तभी सियायुआन ने अचानक हुयू, ज्यूफेंग और बाकी लोगों की तरफ देखा। उन्होंने तुरंत अपनी बॉडी से डोची सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। उनकी आंखें ठंडी थी और उन्होंने ध्यान से सियायुआन को देखा। अगर सियायुआन कोई अनयूजुअल एक्शन दिखाता तो वो सभी अटैक करने को रेडी थे। सियायुआन के मुंह के कोने पे स्माइल दिखाई दी जब उसने उन दोनों की रिएक्शंस देखी। अगर वो बोधिसत्व एंसेंट ट्री में जाने से पहले उनसे मिलता तो वो निश्चित रूप से डर जाता, लेकिन अब वो डर पूरी तरह गायब हो चुका था, क्योंकि प्रेजेंट में उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो आसानी से उन दोनों को अपने हाथ में कंट्रोल कर सकता है। हुयू और ज्यूफेंग ने अपनी मुट्ठी टाइट कर ली थी जब उन्होंने सियायुआन के फेस पे स्माइल देखी। खासकर हुयू, उसकी आंखों में डार्क एक्सप्रेशंस था। वो प्रेजेंट सियायुआन से रियल डेंजर महसूस कर रहा था। ये लड़का लगता है बोधिसत्व एंसेंट ट्री के नीचे ट्रेनिंग के बाद पूरी तरह से बदल गया है। ज्यूफेंग का एक्सप्रेशंस ग्लूमी था। अगर उसे पता होता कि सियायुआन को इतनी लकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसने पहली बार मिलने पर रेस्ट्रेंट नहीं किया होता। वो इंटरवीन करके उसे मार देता और अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती। लेकिन ज्यूफेंग को ये बात नहीं पता थी कि अगर सियायुआन ने बोधिसत्व एंसेंट ट्री से एलाइट डोडी के नेगेटिव इमोशंस को एलिमिनेट करने में हेल्प ना की होती तो सभी लोग अभी भी इल्यूजन में ट्रैप्ड रहते। फ्यूचर में उन सभी की हालत वही होती जैसी पहले उन्होंने बैंसेंग पपेट्स में देखी थी। तो भाई लोग, ये थी बैटल फॉर द हेमन्स के एपिसोड 168 की कहानी। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।